तो आप लोगों का ना एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बायो का फर्स्ट चैप्टर, लाइफ प्रोसेसेस। तो चैप्टर को पढ़ने से पहले इसको समझते हैं कि लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या होता है। देखो, ऑल दोज प्रोसेसेस which enable us to live a life, वह सभी प्रक्रियाएं जो हमें मदद करती हैं जिंदा रहने में, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं। यदि इनमें से एक भी प्रोसेस नहीं होगी तो खत्म। देखो वो कौन कौन सी प्रोसेस है? न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन। एक प्रोसेस और होती है बेटा जिसको हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन। एक प्रोसेस और होती है जिसको क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अब न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन, इन चारों प्रोसेसेस को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए एक अलग से चैप्टर की बने। आप बायो में एक अलग से चैप्टर की बने रिप्रोडक्शन। ऐसा क्यों? रिप्रोडक्शन को इसमें इंक्लूड क्यों नहीं करा? क्योंकि रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस नहीं है। रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस नहीं है। इनमें से कोई भी एक अगर प्रोसेस नहीं होगी तो जीवन संभव नहीं है, मतलब हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे। लेकिन विदाउट रिप्रोडक्शन वी कैन सर्वाइव। रिप्रोडक्शन के बिना हम लोग क्या कर सकते हैं? सर्वाइव कर सकते हैं। ज्यादा एनर्जी रहती है, मतलब ज्यादा और ज्यादा सर्वाइव कर सकते हैं बिना रिप्रोडक्शन के। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन को इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि रिप्रोडक्शन एक लाइफ प्रोसेस नहीं है। वह सभी के सभी प्रोसेस जो हमें जिंदा रहने में क्या करती है? मदद करती हैं। उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं। जैसे कि न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन। तो इन चारों को पढ़ना है बस पूरे चैप्टर में। इन चारों को डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज की क्लास में हम लोग एक लाइफ प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे, दैट इज न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन क्या होता है हम लोगों ने छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसको 7 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। देखो, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड यूटिलाइजिंग इट्स कंपोनेंट। फूड को बॉडी के अंदर लेके जाना और इसके कंपोनेंट को इस्तेमाल करना क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन कहलाता है। फूड को बॉडी के अंदर लेके जाना और इसके कंपोनेंट को क्या करना? इस्तेमाल करना, न्यूट्रिशन कहलाता है। न्यूट्रिशन दो टाइप के होते हैं। न्यूट्रिशन कितने टाइप के होते हैं? दो। एक होता है ऑटोट्रॉफिक और दूसरा क्या होता है? हेटेरोट्रॉफिक। एक होता है ऑटोट्रॉफिक और एक होता है हेटेरोट्रॉफिक। ठीक है, देखो ऑटोट्रॉफिक में क्या होता है? क्या हो गया बेटा? देखो ऑटोट्रॉफिक में क्या होता है? ऑटो का मतलब होता है सेल। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organism prepare their own food using inorganic substances. Using inorganic substance. तो एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपना भोजन खुद बनाएगा इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का यूज करके, उसको बोलते हैं हम लोग ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नाउ व्हाट आर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर दो सब्सटेंसेस व्हिच आर नॉट द पार्ट ऑफ लिविंग बीइंग्स। मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जो लिविंग बीइंग्स का या लिविंग थिंग्स का पार्ट नहीं होते, उन्हें इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बोलते हैं। इन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का यूज करके जब कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद सिंथेसाइज करता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन।
एंड द ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। उन ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। नाउ हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organism depends on other organism for their food। मतलब अपने भोजन के लिए ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं। इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं? हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो आज हम लोग देखेंगे ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को डिटेल में। देखो autotrophic mode of nutrition is a mode of nutrition in which organism prepare their own food using inorganic substances। तो यहाँ पर हम लोग ग्रीन प्लांट को कुछ बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, उसको लेते हैं ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। देखो ग्रीन प्लांट में क्या होता है, एक प्रोसेस होती है जिसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फोटोसिंथेसिस। फोटो वर्ड कहीं भी आएगा, फोटो का मतलब लाइट होता है। फोटो कहीं भी आपको वर्ड देखने को मिलेगा, फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट। और सिंथेसिस मतलब प्रिपेयर करना। द प्रोसेस इन विच green plant prepare their food using inorganic substances। अब वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होती है? एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें ग्रीन प्लांट अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का यूज करके। अब वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड होता है और वाटर होता है। वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड होता है और वाटर होता है। और ये प्रोसेस किसकी प्रेजेंस में होती है? सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। इसलिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट, और सिंथेसिस का मतलब प्रिपेयर करना। तो लाइट की प्रेजेंस में जब फूड प्रिपेयर करते हैं ग्रीन प्लांट, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। आया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट देखो। अच्छा होता क्या है? जैसे मान लो ये एक प्लांट है, रूट्स कितने टाइप की होती है पता है? हैं? हाँ, टैप रूट होती है और फाइब्रस रूट, ठीक है। अच्छा ये क्या है? अरे वाह मुस्कुराता हुआ बना दो इसे। ठीक है, ये क्या है? पानी है ठीक है। अच्छा ये क्या है? हाँ, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है। और एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पर टाइनी पोर्स होते हैं, यहाँ नहीं होते, लोअर सरफेस पे होते हैं। मतलब अपर सरफेस पे नहीं होते, लोअर सरफेस पे होते हैं। इन टाइनी पोर्स को स्ट्रोमेटा बोलते हैं। स्ट्रोमेटा आर फाउंड ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ। हमेशा जो स्ट्रोमेटा होते हैं वो लोअर सरफेस पे होते हैं लीव्स के, अपर सरफेस पे नहीं होते। अपर सरफेस पे होंगे तो टेम्परेचर ज्यादा होगा, मतलब ट्रांसपिरेशन की रेट ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से ये सूख जाएगा, पानी की कमी हो जाएगी इसके अंदर। तो देखो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड स्ट्रोमेटा के थ्रू एंटर करती है लीव्स के अंदर। यहाँ से जड़ें जो होती हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है। जड़ वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद इसको ट्रांसपोर्ट करा जाता है एक स्पेशल टाइप के टिश्यू के थ्रू, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? जाइलम टिश्यू। और जाइलम टिश्यू क्या कर रहा है? पानी को भी पत्ती में पहुंचा देता है, ठीक है। इसके अलावा ये बेचारी सनलाइट आ रही है, ठीक है, ये भी एंटर करेगी स्टोमेटा के थ्रू किसके अंदर में? लीव्स के अंदर में। अब यहाँ पर एक हमारा फूफा बैठे हैं। कौन बैठे? फूफा। फूफा क्या करेंगे? सनलाइट को सुधारेंगे।
सनलाइट क्या करेंगे, सुधारेंगे, पहले पकड़ेंगे उसको, पहले फूफा क्या करेंगे, सनलाइट को पकड़ेंगे, पेलेंगे उसे, ठीक है, फिर उसकी लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया जाएगा किस एनर्जी में, केमिकल एनर्जी। आया समझ में? अब वो फूफा कौन है, क्लोरोफिल। वो फूफा कौन है, क्लोरोफिल। फिर से देखो, पहले रूट्स क्या करेंगी, वाटर को एब्जॉर्ब करेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के थ्रू एंटर करेगी, और सनलाइट की जो लाइट एनर्जी होगी उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा किसके द्वारा, क्लोरोफिल के द्वारा। तो ये सारी की सारी जो प्रोसेसेस होती हैं ये होती हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जब ये सब हो रहा है, होता है, ठीक है, जैसे ही लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, तो हमने देखा वाटर पहुंच गया और पहुंच गई कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे, लीव्स में, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है। और फूफा को मत भूलना, क्योंकि जब शादी होती है ना तो फूफा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है, मतलब कोई भी काम होता है घर में तो फूफा जी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो देखो, तो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट और क्लोरोफिल, ठीक है। अब यहाँ पर जो केमिकल एनर्जी है ये सनलाइट की केमिकल एनर्जी वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ेगी, सनलाइट की केमिकल एनर्जी क्या करेगी, वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ेगी। जब सनलाइट की केमिकल एनर्जी वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ेगी तो ऑक्सीजन निकल जाएगा बाहर एज अ बाय प्रोडक्ट, ऑक्सीजन जो होगा वो बाहर निकलेगा एज अ बाय प्रोडक्ट। और यहां से जो हाइड्रोजन है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ेगा। जब हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ रहा है तो एक प्रोसेस पढ़ी थी हम लोगों ने, एक डेफिनेशन पढ़ी थी फर्स्ट चैप्टर में कि रिडक्शन इज द प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन इज एडिड और ऑक्सीजन इज रिमूव्ड। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर देगा और बनाएगा ग्लूकोज, इसको बैलेंस कर देंगे। दिस इज ऑल अबाउट फोटोसिंथेसिस। सबसे पहले वाटर को और कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाया जाएगा लीव्स तक, उसके बाद सनलाइट को ट्रैप करा जाएगा क्लोरोफिल के थ्रू, क्लोरोफिल सनलाइट की लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, और जब ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा तो यहां से ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये टूटेगा, ये एनर्जी क्या करेगी, वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ने का काम करेगी। एक चीज और पढ़ी थी हम लोगों ने, जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो सब एंडोथर्मिक होती हैं, तो यहाँ पर भी डिकम्पोजिशन हो रहा है वाटर का, तो ये भी एंडोथर्मिक है क्योंकि यहाँ पर सनलाइट की लाइट एनर्जी को यूज करा जा रहा है। इसलिए इस पूरी की पूरी जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है इसको एंडोथर्मिक बोला जाता है, क्योंकि इसमें सनलाइट की हीट एनर्जी को क्या कहते हैं, लाइट एनर्जी को यूज करा जाता है, एब्जॉर्ब करा जाता है। देखो वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ा तो ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज आउट हो गया, ठीक है, और जो हाइड्रोजन था वो ग्लूकोज के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करके क्या बना रहा है, ग्लूकोज बना रहा है। तो इसी को बोलते हैं इवेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, और ये इवेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, तो इनको लिखते हैं एक बार। बच्चों 3 मार्क्स का आता ही आता है, मतलब ये वाला क्वेश्चन। इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो पहला हो जाएगा एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सनलाइट इज ट्रैप्ड बाय क्लोरोफिल, सनलाइट जो होगा वो क्लोरोफिल के द्वारा ट्रैप कर लिया जाएगा, एंड इट्स लाइट एनर्जी इज converted into its light energy is converted into chemical energy। जब ऐसा हो जाएगा, जब लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी तो वाटर मॉलिक्यूल टूटेगा, तब क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल टूटेगा, विच लीड्स टू ब्रेक डाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल टूटेगा, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, टूटेगा इनटू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन is released out
एज अ बाय प्रोडक्ट, मतलब बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में ऑक्सीजन जो होगी वो रिलीज आउट हो जाएगी और हाइड्रोजन reduces carbon dioxide to form glucose। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्लूकोज। सबसे पहला काम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा और ट्रांसपोर्टेशन होगा, मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड तो डायरेक्टली एब्जॉर्ब होगी वो स्टोमेटा के थ्रू, और वाटर जो होगा वो ट्रांसपोर्ट होगा जाइलम के थ्रू लीव्स में, जड़ों से। फिर ऐसा होने के बाद में सनलाइट जो होगी उसकी लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करा जाएगा। वो केमिकल एनर्जी क्या करेगी, वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ेगी। और आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो ऑक्सीजन रिलीज आउट होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, दैट इज ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। जो भी ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान बाहर रिलीज आउट हो रही है वो वाटर मॉलिक्यूल के टूटने की वजह से हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं निकल रही, वो वाटर के टूटने से निकल रही है। जब वाटर टूटेगा तो दो प्रोडक्ट मिलेंगे हमको, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेंगे तो ऑक्सीजन जो होगा वो बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और हाइड्रोजन रिड्यूस करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को, हाइड्रोजन रिड्यूस करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बनाने के लिए, ग्लूकोज बनाने के लिए। मैं इस चीज को बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये सारे के सारे स्टेप्स आपके एग्जाम में आएंगे एज इट इज, 3 मार्क्स के क्वेश्चन सीधा आता है, राइट द स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखो ये छोटे छोटे पोर्स देखे थे, है ना, इन पोर्स को क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टोमेटा। अब स्टोमेटा क्या होते हैं, स्टोमेटा आर द टाइनी पोर्स present on the surface of the leaves। लीव्स के सरफेस पे पाए जाने वाले जो टाइनी पोर्स होते हैं इनको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टोमेटा बोलते हैं। अब ये टाइनी पोर्स कहाँ पे होते हैं, लोअर पोर्शन में, अपर पोर्शन में, लोअर पोर्शन में होते हैं, ठीक है। लीव्स के लोअर वाले पीछे बैक वाले हिस्से में ये टाइनी पोर्स पाए जाते हैं और इनका काम क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। मतलब गैसेस के एक्सचेंज में क्या करते हैं, मदद करते हैं। गैसेस के एक्सचेंज में मदद करने का मतलब क्या हुआ, CO2 का अंदर आना और ऑक्सीजन का बाहर निकलना, ठीक है। ये दोनों जो कंट्रोल होता है ये किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू होता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन ट्रांसपिरेशन, ये किस मदद करता है, ट्रांसपिरेशन में मदद करता है। ट्रांसपिरेशन को जब हम लोग पढ़ेंगे ना आगे, ट्रांसपोर्टेशन वाला जो सिस्टम है उसमें और अच्छे से पढ़ लेंगे। ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल वेपर की फॉर्म में प्लांट की बॉडी से बाहर निकलते हैं, ठीक है। और वो कहाँ से निकलते हैं, स्टोमेटा से निकलते हैं। अब स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग, मतलब स्टोमेटा क्या है, पोर्स है। अगर हमेशा खुले रहेंगे तो फिर जितना भी पानी है वो सब बाहर निकलता रहेगा, ऐसा तो नहीं होता, तो उसको क्लोज और ओपन करा जाता है, ठीक है। और क्लोजिंग और ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा इज गार्डेड बाय गार्ड सेल। गार्ड सेल, गार्ड सेल क्या करते हैं, स्टोमेटा की रक्षा करते हैं एक तरीके से। मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग जो होती है स्टोमेटा की उसको कंट्रोल करा जाता है किसके द्वारा, गार्ड सेल के द्वारा। गार्ड सेल गार्ड्स द ओपनिंग या कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ऐसा कैसे हो पाता है, जब गार्ड सेल में पानी भर जाता है, जब गार्ड सेल में पानी भर जाता है तो गार्ड सेल स्वेल हो जाते हैं, और जब गार्ड सेल स्वेल हो जाती है तो स्टोमेटा ओपन हो जाता है। जब गार्ड सेल में पानी भर जाता है तो गार्ड सेल स्वेल हो जाती है, और गार्ड सेल जब स्वेल होंगी गार्ड सेल तो स्टोमेटा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। और जब गार्ड सेल से पानी बाहर निकल जाता है तो गार्ड सेल श्रिंक हो जाती है, और जब गार्ड सेल श्रिंक हो जाती है तो स्टोमेटा क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। दिस वाज ऑल अबाउट ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज फोटोसिंथेसिस। यहाँ तक समझ में आ गया सब लोगों को, कोई भी डाउट हो किसी को तो पूछ लो। चलो देखो, तो अब हम लोग करेंगे हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। भाई हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को पढ़ने से पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि अब तक हम लोगों ने पढ़ा क्या है। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था, चैप्टर के नाम को समझा था कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होती हैं। वो सभी के सभी प्रोसेसेस
जो हम लोगों को हेल्प करती है सर्वाइव करने के लिए, मतलब ऑल दोस प्रोसेसेस विच एनेबल्स अस टू लिव अलाइव, जैसे कि न्यूट्रिशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया और एक्सक्रीशन हो गया। ये चारों के चारों जो प्रोसेस है इनको लाइफ प्रोसेसेस कहा जाता है। इनमें से अगर एक भी नहीं होगी तो हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और फिर मैंने बताया था कि रिप्रोडक्शन ना भी हो तब भी चल जाएगा, तो इसलिए रिप्रोडक्शन को इस वाले चैप्टर में इंक्लूड नहीं करा है। उसके लिए एक बढ़िया सा चैप्टर बनाया है ना, रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट देखो, हम लोगों ने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था। न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक इट्स फूड एंड यूटिलाइज इट्स कंपोनेंट। न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें ऑर्गेनिज्म भोजन को ग्रहण करता है और ग्रहण करने के बाद इसके कंपोनेंट को इस्तेमाल करता है। तो कोई बताएगा कि कंपोनेंट ऑफ फूड क्या क्या होते हैं? हाँ, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फैट, मिनरल्स, ठीक है, और प्रोटीन, ये सभी कंपोनेंट होते हैं। इनका हर एक का अपना अपना अलग अलग यूज होता है। तो बॉडी के अंदर इन सब की रिक्वायरमेंट होती है। अगर ये सब नहीं होंगे तो हमारी प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है, बॉडी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करेगी, और एक दिन ऐसा आएगा कि हम लोगों को 4 लोगों की जरूरत पड़ेगी शमशान घाट जाने के लिए, ठीक है। तो न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए, है ना। न्यूट्रिशन जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। न्यूट्रिशन कितने तरीके होते हैं? 2, मतलब 2 मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। एक ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है और एक हेटरोट्रॉफिक। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज देयर ओन फूड यूजिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। जो जीव होते हैं अपना भोजन खुद सिंथेसाइज करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का यूज करके। व्हाट आर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस? विच आर नॉट द पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का पार्ट नहीं होते उन्हें क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बोलते हैं। फिर हम लोगों ने देख लिया था कि जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को समझा था। इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस देखा था, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एब्जॉर्ब होंगे, सनलाइट की लाइट एनर्जी को क्लोरोफिल सनलाइट की लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। वो केमिकल एनर्जी क्या करेगी? वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ेगी, तोड़ के ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी और हाइड्रोजन कंबाइन करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ टू फॉर्म ग्लूकोज। यहाँ तक ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हुआ आपका खत्म। अब हम लोग करेंगे हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को, ठीक है जी। हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि होलोजोइक, ठीक है, पैरासिटिक, ठीक है, सेप्रोफाइटिक, और एक डिकम्पोजर होते हैं। ये क्या होता है? डिकम्पोजर। देखो, होलोजोइक में क्या होता है? जीव मतलब ऑर्गेनिज्म फूड को पूरे का पूरा एंगल्फ कर लेता है, मतलब बॉडी के अंदर लेके जाता है, और बॉडी के अंदर जाने के बाद उसके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उसके कंपोनेंट को अलग कराता है इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, ठीक है। नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ? जैसे कि मान लो एक बर्गर है, बर्गर को मैंने क्या करा? मुंह में डाला, है ना, खाया, मतलब उसे दांतों से तोड़ा, दांतों से तोड़ा, वो मेरी फूड पाइप में गया, फूड पाइप से पेट में गया, अब पेट में उसका काम हो रहा है, मतलब डाइजेशन हो रहा है, उसके कंपोनेंट को अलग अलग करा जा रहा है। तो जब डाइजेशन जो होता है हमारी बॉडी के अंदर होता है, हम कॉम्प्लेक्स फूड को खाते हैं और डाइजेशन हमारी बॉडी के अंदर होता है, इस तरीके के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आया समझ में? आ गया? कॉम्प्लेक्स फूड को हम लोग खा रहे हैं और कॉम्प्लेक्स फूड हमारी बॉडी के अंदर जाके क्या हो रहा है? डाइजेस्ट हो रहा है, या डिफरेंट कंपोनेंट में क्या हो रहा है? टूट रहा है। इसको बोलते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। अच्छा, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में सबसे पहली प्रोसेस होती है इंजेक्शन, ठीक है। अब इंजेक्शन का मतलब इंजेक्शन नहीं, इंजेक्शन ही इंजेक्शन मतलब फूड को अंदर लेके जाना, ठीक है। इंजेक्शन के बाद हो जाएगा आपका, जब फूड को मुंह के अंदर ले गए, जैसे ही ले गए उसका डाइजेशन स्टार्ट हो गया, उसका क्या स्टार्ट हो गया? डाइजेशन। जैसे डाइजेशन स्टार्ट हो गया, जब डाइजेस्ट हो जाएगा तो वो होगा एब्जॉर्ब। तब क्या होगा? वो एब्जॉर्ब, तब उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, ठीक है। जब वो एब्जॉर्ब हो गया, सब जगह पहुंच गया, तब उसका यूज होना स्टार्ट हो जाएगा। इसको एसिमिलेशन बोलते हैं। Assimilation is the process in which component of digested food are being used by the body cells. मतलब डाइजेस्टेड फूड के जो कंपोनेंट होते हैं उसको बॉडी सेल क्या कर रही है? इस्तेमाल कर रही है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन बोलते हैं। और
इन सब प्रोसेस के दौरान वेस्ट मटेरियल भी बनता है which has to be excreted out of the body, and the last one is excretion. ठीक है, these are steps of holozoic nutrition. holozoic nutrition में सबसे पहले काम होता है इंजेशन, बॉडी के अंदर फूड को लेके जाया जाता है. उसके बाद अगला काम होता है डाइजेशन. डाइजेशन हो गया, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन. ठीक है, एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होगा, एसिमिलेशन होगा. एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन, और उसके बाद क्या हो जाएगा, उसका एसिमिलेशन हो जाएगा. और इन सब प्रक्रिया के दौरान वेस्ट मटेरियल इज आल्सो प्रोड्यूस. ठीक है, दिस हैज टू बी एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन. और पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में इतनी तकलीफ लेने की कोई जरूरत नहीं है. पैरासाइट जो होता है वो क्या करता है, या तो बॉडी के अंदर रह के या बॉडी के ऊपर रह के, होस्ट की मतलब एक दूसरे ऑर्गन्स की बॉडी के अंदर रह के या उसके शरीर के ऊपर रह के उसके न्यूट्रिएंट्स को सक कर लेता है. जैसे आप लोगों ने देखा होगा कुत्तों के ऊपर छोटे छोटे कीड़े लगे होते हैं. जब आप उन कीड़ों को निकालोगे ना हाथ से, मारोगे उनको तो खून निकलेगा उसमें. वो खून उनका नहीं होता, कुत्तों का होता है. मतलब वो क्या करते हैं, उनके ब्लड को सक करते हैं. उनके ब्लड को क्या करते हैं, वो सक करते हैं. जैसे लीचीज होती है ना, लीचीज, लीचीज का मतलब पता है ना क्या होता है, जौंक. जौंक होती है. लाइस होता है जूं, जो जूं होता है उसको लाइस बोलते हैं. हाँ, लड़कियों के बहुत होती हैं बालें, तो लाइस भी होती है ना. वो क्या करती है, तुम्हारे सर में जैसे घूम रही होती है ना, तो तुम्हारे सर में घूम घूम के वो तुम्हारा खून चूसती है. ठीक है, तो अब खून क्यों चूसती है, क्योंकि जितना भी डाइजेस्टेड फूड होता है वो सब ब्लड मतलब ब्लड में मिक्स होकर फिर वो ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है. तो वो शॉर्टकट अपनाते हैं वो लोग, वो डाइजेस्टेड फूड को ही एब्जॉर्ब करते हैं और फिर उसके कंपोनेंट को यूटिलाइज करते हैं. आया समझ में. अच्छा, मैंने अभी तक जितने भी एग्जांपल दिए वो सब हमारी बॉडी के ऊपर देखने को मिल रहे हैं हम लोगों को. लेकिन कभी कभी डॉक्टर साहब बोलते हैं बच्चों के पेट में कीड़े हो गए, है ना. पेट में कीड़े हो गए मतलब कि हमारी बॉडी के अंदर में कोई ऑर्गेनिज्म रह रहा है जिसकी वजह से बच्चों की ग्रोथ नहीं हो पाती. अब बच्चों की ग्रोथ क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि वो जो न्यूट्रिएंट्स है हमारा, वो सारा का सारा वो कीड़े क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं. वो न्यूट्रिएंट्स क्या कर रहे हैं, वो सारा का सारा वो कीड़े एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं. तो यहाँ से जो पैरासाइट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट. एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट. एक्टोपैरासाइट क्या होता है, एक्टो का मतलब आउटसाइड होता है, आउटसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट. होस्ट की बॉडी के जो बाहर देखने को मिलते हैं उसे एक्टोपैरासाइट बोलते हैं. और एंडोपैरासाइट इनसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट. और हम लोगों को प्लांट में भी देखने को मिलता है. प्लांट में भी एक अमर बेल बोलते हैं ना उसको, कसकटा, पीली पीली कलर की बेल होती है, वो प्लांट पर डाल देते हैं ना, तो वो प्लांट के न्यूट्रिएंट को सक कर लेती है. देखा है, नहीं देखा. 7 क्लास मतलब पीली, एक पीली पीली कलर, पीली सी होती है, बेल जैसी होती है ना, लकड़ी सी ऐसे पतली सी होती है, ऐसी पीली. ठीक है, और उसको प्लांट में डाल देंगे ना तो थोड़े दिन बाद देखेंगे कि पूरे पेड़ के ऊपर में वो पीली पीली सी वो देखने को मिलती है. अब इसमें ना जड़ जैसी छोटे छोटे ऐसे लगे होते हैं, ऐसे निकले होते हैं. तो ये प्लांट के अंदर घुसते हैं और उसके न्यूट्रिएंट्स को सक कर रहे होते हैं. मतलब ये प्लांट के लिए पैरासाइट होता है, कसकटा बोलते हैं. इंजेक्शन का, टू टेक फूड इनसाइड द बॉडी. कैसे, उसमें डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन हो रहा है ना. डाइजेस्टेड फूड इज डायरेक्टली बीइंग एब्जॉर्ब्ड बाय द पैरासाइट. उसमें उसको ये सब काम ही, हमारी ब्लड स्ट्रीम में जो फूड पार्टिकल फ्लो कर, मतलब जो फूड जो है वो डाइजेस्टेड फूड है, वो कंपोनेंट ऑफ फूड है. प्रोटीन है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है, मिनरल्स हैं, ये सब चीजें हैं उसके अंदर. अब उसको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. जो मेहनत हम लोगों ने यहाँ पे करी है वो इसके मजे लेगा सीधे एसिमिलेशन. ठीक है, तो पैरासाइट और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में डिफरेंस ये है कि जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उसमें कॉम्प्लेक्स फूड को बॉडी के अंदर लेके जाते हैं और उसके बाद उसको सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. इन पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म आइदर बाय लिविंग on or inside the body of other organism that is host. ठीक है, it absorb their nutrient. उनके nutrients को वो क्या कर लेता है, वो absorb कर लेता है, सक कर देता है. इसको क्या बोलते हैं, parasitic mode of nutrition. Now saprophyte or decomposers are those that feeds on dead and decaying. Dead decaying को जो खाते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, saprophyte बोलते हैं. ठीक है, समझ गए. जो heterotrophic mode of nutrition होता है
उसमें ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हम लोगों ने देखा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, अपना बर्गर खुद बना रहा है, अपना बर्गर खुद खा रहा है, ठीक है हैं? हाँ, तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी ये भी हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम लोग भी किसी अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे कि हमने बर्गर बनाया तो बर्गर के लिए बन बनाया, बन कहाँ से मिला? ब्रेड मतलब आटे से मिला, आटे से बनाया ना बन वो, और आटा कहाँ से मिला? गेहूं से मिला, गेहूं इज प्लांट, ठीक है, गेहूं कहाँ से मिला? प्लांट से। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हाँ, वी ऑल आर डिपेंडेड ऑन प्लांट। चाहे वो होलोजोइक न्यूट्रिशन में भी हम लोगों ने पहली छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि एक तो वो होते हैं जो क्या बोलते हैं, शाकाहारी मांसाहारी, हाँ ओमनिवोर्स होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं ना। तो जो ओमनिवोर्स होते हैं वो नहीं, जो कार्निवोर्स होते हैं वो मीट को मतलब दूसरे ऑर्गेन्स के फ्लैश को खाते हैं, लेकिन किसके फ्लैश को खाते हैं? वो हर्बीवोर्स के तो फ्लैश को खाते हैं, और हर्बीवोर्स क्या खाता है? प्लांट खाता है। तो प्लांट नहीं होगा तो हर्बीवोर्स नहीं होंगे, और हर्बीवोर्स नहीं होंगे तो कौन नहीं होगा? कार्निवोर्स नहीं होगा, और ओमनिवोर्स तो बेचारा दोनों को खा लेता है, ठीक है। तो सभी के सभी जो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इसमें सभी ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए। तीनों समझ में आ गए? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कॉम्प्लेक्स फूड को एब्जॉर्ब करा जाता है, उसके कंपोनेंट को इस्तेमाल करा जाता है, मतलब उसके बॉडी के अंदर में कंपोनेंट को तोड़ा जाता है। पैरासिटिक में दूसरे की बॉडी के ऊपर या बॉडी के अंदर रह के उसके न्यूट्रिएंट को डायरेक्टली सक कर लिया जाता है। सेप्रोफाइट्स डेड और डिकेइंग को खाता है। तो देखो अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है? अमीबा एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। अमीबा क्या है? एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, और उसकी कोई भी शेप फिक्स नहीं होती, कोई भी शेप क्या नहीं होती? फिक्स नहीं होती। तो जैसे ही वो फूड पार्टिकल को देखता है ना, उसके मुंह में पानी आ जाता है। जैसे फूड पार्टिकल को देखता है क्या करता है? उसके मुंह में पानी, और जब उसके मुंह में पानी आता है तो वो क्या करता है? अपनी जो शेप है ना उसको बनाता है, एक पीठ जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, मतलब आगे बढ़ने के लिए, उसकी तरफ आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। इसको बोलते हैं सूडोपोडिया, सूडोपोडिया। इसको क्या बोलते हैं? सूडोपोडिया, ठीक है जी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सूडोपोडिया। सूडो का मतलब फॉल्स होता है, सूडो का मतलब क्या होता है? फॉल्स, और पोडिया का मतलब फीट होता है। फॉल्स फीट जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, ऐसा मानो कि जैसे उसके पैर आ गए हो, ठीक है, लेकिन होते नहीं है। एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म अमीबा होता है, और वो उसकी एक सेल सारे काम करती है। जितने भी लाइफ प्रोसेस होती है वो सारे के सारी काम जो होते हैं, मतलब सारी प्रोसेस एक सिंगल सेल कर देती है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो रहा है? ये फॉल्स फीट लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, इसको क्या बोलते हैं? सूडोपोडिया बोलते हैं। और फिर ये क्या होता है? एक बनाता है, इसको फूड वैक्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एंडोसाइटोसिस अभी आएगा, अभी फूड वैक्यूल बना है, अभी उसके अंदर नहीं गया वो, ठीक है। अब जब चला जाएगा भोजन इसकी बॉडी के अंदर में, तो इसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। अब फूड बॉडी के अंदर चला गया, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एंडोसाइटोसिस। साइटो का मतलब बताओ, साइटो का मतलब क्या होता है? साइटो का मतलब सेल होता है। साइटो का मतलब क्या होता है? सेल। साइटो का मतलब सेल होता है, और एंडो मतलब इनसाइड। इनसाइड द सेल मूवमेंट हो गई किसकी? फूड की। अब फूड यहाँ पे डाइजेशन होगा इसका, और डाइजेशन होगा, डाइजेशन होने के बाद क्या हो जाएगा? बॉडी से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलेंगे हम लोग एक्सोसाइटोसिस। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग? एक्सोसाइटोसिस। तो दिस वाज ऑल अबाउट न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो सबसे पहले स्टेप क्या होगा? सूडोपोडिया बनेगा। सूडोपोडिया बनने के बाद फूड वैक्यूल बनेगा, फूड वैक्यूल के बाद एंडोसाइटोसिस होगा। आफ्टर एंडोसाइटोसिस फूड इज डाइजेस्टेड, एंड आफ्टर डाइजेशन
एक्सक्रीटा इज रिमूव्ड आउट एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्सोसाइटोसिस। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं। आगे समझ में आता है? ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, और थोड़ा सा लंबा भी है, तो इसलिए उसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जब हम लोग डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग को पढ़ लेंगे तो जो न्यूट्रिशन वाली प्रोसेस है वो वाली प्रोसेस खत्म हो जाएगी आपकी। उसके बाद हम लोग रेस्पिरेशन को पढ़ते हैं। नोट कर लो।